वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, कैसे शुरू हुआ, किसी कंट्री की इकॉनमी में, किसी कंट्री के डेवलपमेंट में स्टॉक एक्सचेंज का क्या रोल है, अगर किसी कंट्री में स्टॉक एक्सचेंज ना हो तो क्या वो देश नहीं चल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और स्टॉक एक्सचेंज से डिफरेंट बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को क्या एडवांटेज होता है, इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होता है, ये सब सारी बात हम लोग करेंगे आज के लेक्चर में। तो डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट 1956 ने स्टॉक एक्सचेंज को कैसे डिफाइन किया है? एन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और अ इंडिविजुअल विच इज established for the purpose of assisting, regulating and controlling business in buying, selling and dealing in securities। क्या मतलब हुआ? कोई एसोसिएशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल जिसको बनाया गया हो किस काम के लिए? रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, असिस्ट करने के लिए डिफरेंट बिजनेस के सिक्योरिटीज को। और ये जो इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन होगा वो डिफरेंट बिजनेस को आपस में ट्रेड करने में, डील करने में, बाई सेल करने में हेल्प करेगा, रेगुलेट करेगा और उनका मार्गदर्शन करेगा, गाइड करेगा उनको। मीनिंग दिस कम्स अंडर ट्रेजरी सेक्टर which provides service to stockbrokers and traders to trade stocks, bonds and securities. Stock exchange help the companies to raise their funds. बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज क्यों बनाया जाता है? स्टॉक एक्सचेंज इसलिए बनाया जाता है कि अगर कोई एक बिजनेसमैन है और वो बिजनेसमैन एक अच्छा बिजनेस आइडिया लेके आया और उसको लगता है कि इस बिजनेस आइडिया पे काम किया जाए तो आगे चल के बहुत पैसे बन सकते हैं और गवर्नमेंट को भी बहुत फायदा होगा, बाकी सारे लोगों को होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग इन्फोसिस की बात करते हैं, इन्फोसिस की केस स्टडी करते हैं कि इन्फोसिस नारायण मूर्ति और उनके कुछ दोस्तों ने स्टार्ट किया था एक छोटे से कमरे से और आज वो एक बहुत जाइंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ के ऊपर है और लगभग 1.5-2 लाख लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट दे रही है अक्रॉस द ग्लोब। तो एक बहुत छोटी सी कंपनी जिसको प्रॉपर फंडिंग मिल गई, काम हो गया, अगर उसमें इन्वेस्टर मिल गए और वो अच्छे से चल गई, और वो साथ ही साथ वो कंपनी देश की गवर्नमेंट को हर साल कई हजार करोड़ का रेवेन्यू भी देती है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। और उसके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है और सारे इंडिविजुअल एम्प्लॉय सैलरी मिलने के बाद अपनी अपनी इनकम टैक्स भी पे करते हैं। तो वो भी एक तरह से कंपनी की वजह से ही हो पाया है कि कंपनी ने मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को 20 लाख रुपए सालाना सैलरी दी, तो अगर 20 लाख रुपए दी तो 30% टैक्स ब्रैकेट में आएगा, तो 20 लाख का 30% यानी कि लगभग 5-6 लाख रुपए गवर्नमेंट को भी मिल रहा है टैक्स के फॉर्म में। तो इस तरह से एम्प्लॉय का जो प्रॉफिट होता है या जो सैलरी मिलती है उससे भी गवर्नमेंट को फायदा मिलता है इन फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, और कंपनी खुद भी डायरेक्टली कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है। उसके बाद वो जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने इन्वेस्टर को, उसमें भी गवर्नमेंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स चार्ज करती है। तो इस तरह से किसी देश में बिजनेस जितने ज्यादा होते हैं उस देश की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। साथ ही साथ लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, उनकी फैमिली को अच्छी एजुकेशन मिलती है, अच्छी फैसिलिटीज मिलती है। तो इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज का ही ये सब रीजन है कि स्टॉक एक्सचेंज है तो बिजनेस ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि बिजनेस ग्रो करने के लिए उनको नए इन्वेस्टमेंट की चाहिए। उनको अगर अपने प्लांट को एक्सपैंड करना है, अपने प्लांट को मॉडर्नाइज करना है या इस तरह की कुछ भी चीजें करनी है तो उनको फंड्स की जरूरत है। और फंड्स उनको कहाँ से मिलते हैं? जनरली अगर उनको बल्क में फंड लेने हैं तो उनको स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाना पड़ता है, आईपीओ लेके आना पड़ता है, या फिर एफपीओ लेके आती है। जो एग्जिस्टिंग कंपनियां है, न्यू कंपनी लिस्ट हो रही है तो आईपीओ लेके आएगी। और इसके अलावा वो डेट फाइनेंसिंग भी कर सकती हैं, डेट बोरिंग भी कर सकती हैं, मतलब बॉन्ड्स इशू कर सकती हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकती हैं। तो अगर वो बॉन्ड्स डिबेंचर इशू करती हैं तो उन्होंने कर्ज ले लिया तो कर्ज लेने की भी एक अच्छी जगह मिल जाती है उनको, क्योंकि ऐसे कोई इंडिविजुअल कंपनी लाखों लोगों तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ये काम आसानी से हो सकता है। Therefore, the companies need to list themselves in the stock exchange and the share will be issued which is known as equity
ordinary share, and these shareholders are the real owner of the company. The board of director of the company are elected out of these equity shareholders only. इसमें ये कह रहा है कि वो कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, अपने आप को लिस्ट करती है तो बहुत सारे लोग जब उसमें निवेश करते हैं आईपीओ में, और उसके बाद वो कंपनी लिस्ट होती है, और जैसे जैसे वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो वो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जो उसके ओनर्स भी होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स को ही हम लोग ओनर भी कहते हैं, तो उनकी वेल्थ भी बढ़ती है, और वही लोग कंपनी के मैनेजमेंट को भी इलेक्ट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ढूंढते हैं, सीईओ और एमडी ऑफ द कंपनी को फाइंड आउट करते हैं, सारे के सारे लोग सब काम शेयर होल्डर्स ही करते हैं। तो ये पूरा स्टॉक चेन है। यानी स्टॉक चेन एक ऐसा मैकेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन है जो कंपनियों को फंड रेज करने में हेल्प करता है, उनको लिस्टिंग कराता है, फिर वहां पर ट्रेडिंग होती है, फिर उनको रेगुलेट करता है, और ये सारी की सारी चीजें होती है, और इससे इन्वेस्टर का, गवर्नमेंट का, बिजनेस ओनर्स का बहुत फायदा होता है। तो उम्मीद है आपको स्टॉक चेन क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जैसे कोई कंपनी है और उसको अपने शेयर डाइल्यूट नहीं करने हैं, लेकिन उसको पैसे की जरूरत है, तो स्टॉक चेन से कैसे पैसा फंड रेज करेगा? वो अपने शेयर बेचना नहीं चाहता है, लेकिन वो कंपनी अपनी शेयर नहीं बेचना चाहती है, लेकिन उसको पैसे की जरूरत है, तो वो स्टॉक चेन से कैसे फंड रेज करेगी? हाँ, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स इशू करेगी, अभी अभी मैंने बताया है, और उसके थ्रू वो, मतलब अगर कोई अपनी कंपनी अपने शेयर्स को नहीं डाइल्यूट करना चाहती है, वो अपनी ओनरशिप को अपने पास रखना चाहती है, तो वो डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इशू कर सकती है। अच्छा, एक चीज ये बताइए आप लोग कि डेट और इक्विटी में कौन सा फंड रेज करने का मीडियम ज्यादा अच्छा है? मतलब हमें डेट के फॉर्म में फंड रेज करना चाहिए कि इक्विटी के फॉर्म में करना चाहिए? हम लोग ये नहीं कह सकते कि डेट अच्छा है कि इक्विटी अच्छा है, डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे, सिनेरियो पे, कंडीशंस पे। क्या मतलब हुआ? जैसे अभी आपको एग्जांपल दें, एक्चुअली इक्विटी इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ बोरोइंग। गोल्डन स्टेटमेंट है, नोट कर लीजिएगा चाहे। इक्विटी इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ बोरोइंग। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि इक्विटी में अगर आप फंड रेज कर रहे हैं तो सबसे महंगा पड़ता है। कैसे महंगा पड़ता है? हम लोगों को तो कुछ देना ही नहीं होता, अगर प्रॉफिट होगा तभी देना होगा, लॉस होगा तो देना ही नहीं होगा, तो सबसे सस्ता हुआ। तो मैं सबसे महंगा कैसे बोल रहा हूं? कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस चीज को? इस स्टेटमेंट को कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाई इक्विटी इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ बोरोइंग? हाँ, एक चीज आप ये समझिए कि जैसे नारायण मूर्ति साहब थे, फिर से हम लोग बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस नारायण मूर्ति साहब ने शुरू करी थी, और इस समय घटते 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 नारायण मूर्ति साहब के पास नियर अबाउट 1% शेयर्स हैं, और 1% शेयर होने के साथ साथ वो, मतलब उनका कोई भी बात सुनता नहीं है मैनेजमेंट में, और उनकी कोई मर्जी नहीं चलती है। एक तरह से वो मालिक थे कंपनी के, उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी, उन्होंने एस्टैब्लिश करी, सब कुछ किया, लेकिन अभी उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है, कोई भी प्रॉपर उनको रिगार्ड नहीं दे रहा है, और वो इस समय कंपनी के सीईओ भी नहीं है, रिटायर ही हो गए, एक तरह से बाहर ही कर दिया गया एक तरह से उनको, कोई उनका कुछ खास रह भी नहीं गया इन्फोसिस। और ऐसा इन्फोसिस के बहुत सारे फाउंडर मेंबर्स के साथ हुआ है। तो जिन लोगों ने अपनी शेयर्स इक्विटी को बहुत डाइल्यूट कर दिया है, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो आपको शायद एप्पल मिलेगा ऊपर, गूगल मिलेगा, अमेजोन मिलेगा, टेस्ला नीचे मिलेगा, लेकिन तब भी एलन मस्क जो है वो दुनिया के रिचेस्ट बन गए थे अभी। क्यों? क्योंकि उनके पास परसेंटेज शेयर उनकी कंपनी का ज्यादा है, और जेफ बेजोस के पास अमेजोन का सिर्फ 10% शेयर है, तब भी वो प्लेनेट के सबसे अमीर इंसान थे। अगर हम सोचो उनके पास 40-50% होता तो एलन मस्क या कोई भी उनको कभी भी पीछे नहीं कर पाता। तो यानी कि अगर आप इक्विटी से फंड रेज करते हैं, आप अपने शेयर बेच बेच के पैसे उठाते हैं मार्केट से, तो वो आगे चल के आपको बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता आपकी कंपनी कितनी बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए इक्विटी रेज करने में, इक्विटी के थ्रू फंड रेज करने में आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत ज्यादा शेयर्स डाइल्यूट कर देंगे तो आप खुद कंपनी का कमांड खो देंगे, जैसे कि नारायण मूर्ति साहब के साथ हुआ। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था कि क्यों इक्विटी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ बोरोइंग है, बहुत महंगा पड़ता है वो आपको लॉन्ग टर्म में। आप अपनी कंपनी की तरह से ओनरशिप लूज कर देते हैं। अगर आपने ज्यादा इक्विटी दे दी लोगों को, तो इससे क्या होगा कि आप कंपनी की ओनरशिप ही लूज कर देंगे एक तरह से, ठीक है।
इसलिए तो हमें, और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं पतंजलि का। अभी जैसे क्या किया, पतंजलि ने रुचि सोया को परचेज किया। पतंजलि लिस्टेड है या नहीं लिस्टेड है? पतंजलि लिस्टेड नहीं है। और क्यों लिस्टेड नहीं है? क्योंकि आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव को पता है कि ये कंपनी आगे चल के मिरेकल करने वाली है, और उसने अभी पिछले सालों में मिरेकल किया। पतंजलि आयुर्वेद एक ऐसी कंपनी है कि जब आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव उसको रजिस्टर करा रहे थे तो उनके पास 5,000 रुपए भी नहीं थे जमा करने के लिए, कंपनी को रजिस्टर करने के लिए 5,000 रुपीज नहीं थे, वो भी उन्होंने उधार लिए थे। और आज उसकी 15,000 करोड़ की कंपनी बन गई है, 15,000 करोड़। और आगे चल के वो शायद, उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो 15 लाख करोड़ की भी कंपनी बन सकती है अगर उसको अच्छे से चलाया गया तो। वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल, HUL के लेवल की कंपनी बन जाएगी पूरी दुनिया में। इसीलिए वो अपने शेयर्स किसी को देते नहीं है। और उनको अभी रुचि सोया को खरीदने के लिए उनको पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने क्या किया कि बैंकों से लोन लिया, शेयर्स नहीं बेचे अपने, बैंकों से लोन लिया और लोन लेके रुचि सोया को खरीदा। और खरीदने के बाद जैसे ही ये न्यूज आई मार्केट में कि पतंजलि आयुर्वेद ने रुचि सोया को खरीद लिया, रुचि सोया का शेयर बढ़ के कई गुना हो गया, और उन्होंने जितने पैसे उधार लेके उसमें लगाए थे वो उनके 5-6 गुने हो गए 3-4 महीने के अंदर ही अंदर। तो यानी क्या हुआ, उनको ना शेयर डाइल्यूट करना पड़ा, जितना उन्होंने बोरोइंग करी थी वो भी कई गुना बढ़ गया कुछ ही महीनों के अंदर। जबकि आप FD में रखते हैं तो 10-15 साल में कहीं डबल हो पाएगा। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज भी होता है। मतलब हमें इक्विटी के थ्रू फंड रेज करने में भी बहुत समझदारी की जरूरत है। हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक मार्केट, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ पे क्या था, बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। देखिए, हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक मार्केट, कैसे दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज आए, कैसे व्यापार शुरू हुआ, कैसे शेयर्स आए, क्या हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है। इंडिया में कैसे स्टॉक एक्सचेंज आया इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। द स्टॉक एक्सचेंज वॉज स्टैब्लिश्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भारत के स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना करी भारत में। और शुरुआत में ये बम्बई में बनाया गया था, और बम्बई में बरगद का पेड़ था, उसके नीचे खड़े होके लोग, जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं जिनको दलाल कहते हैं, वो लोग अपनी ट्रेडिंग वहां पे करते थे। तो शुरुआती दौर में बरगद के पेड़ के नीचे स्टॉक ब्रोकर्स खड़े होके चिल्ला चिल्ला के शेयर ट्रेडिंग किया करते थे। और जहां पे वो पुराना बरगद का पेड़ था वहीं पे इस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग बनी हुई है, और वो उस गली को दलाल स्ट्रीट कहते हैं। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे बना हुआ है उसको वॉल स्ट्रीट कहते हैं। और वॉल स्ट्रीट के नाम से एक न्यूज़पेपर भी प्रकाशित होता है, बिजनेस न्यूज़पेपर, उसका नाम है वॉल स्ट्रीट जर्नल, बहुत प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है। और इंडिया में उसी के तर्ज पर दलाल स्ट्रीट बनी हुई है और स्टॉक मार्केट बना हुआ है। तो स्टॉक एक्सचेंज 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। 1850 में 22 स्टॉक ब्रोकर्स टाउन हॉल में इकट्ठा हुए और उन्होंने भारत के नहीं बल्कि एशिया के ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना करी टाउन हॉल में। तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज न सिर्फ भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, अपितु वो एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि फिर उसके बाद 1875 में लगभग 318 लोग साथ में आए और उन्होंने नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से एक कंपनी बनाई जिसकी मेंबरशिप फीस रखी थी उस समय 1 रुपीज। ठीक है, नेटिव शेयर्स एंड ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से वो कंपनी बनाई गई थी। 1 रुपए की फीस थी। उस समय 1 रुपए भी बहुत मूल्यवान होते थे, सबके पास 1 रुपए भी नहीं होते थे, तो वो 1 रुपए की फीस दे के लोग उसको ज्वाइन कर रहे थे। दिस एसोसिएशन इज नाउ नोन एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और 1965 में इट वॉज गिवन परमानेंट रिकॉग्निशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारा 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि स्टॉक एक्सचेंज भी देश के प्रगति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके बिना देश की फाइनेंशियल तरक्की नहीं हो सकती है। इसलिए 1965 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉपर रिकॉग्नाइज कर लिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE एक दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है, इसका इंडेक्स होता है निफ्टी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, उसका इंडेक्स होता है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चाल को प्रदर्शित करता है और
निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की चाल को प्रदर्शित करता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द सेकंड पॉपुलर स्टॉक मार्केट इन इंडिया। और सेंसेक्स वॉज फर्स्ट कंपाइल्ड इन 1986। तो पहली बार सेंसेक्स 1986 में बनाया गया था। उसको कि कैसे बनेगा, क्या एल्गोरिथम होंगे, क्या उसके रूल्स रेगुलेशन होंगे, ठीक है। और सेंसेक्स को हम लोग सेंसिटिविटी इंडेक्स भी कहते हैं, संवेदी सूचकांक, यानी ये संवेदनाओं पे चलता है, लो ग्रीड फियर पे चलता है। दो मेन फैक्टर्स होते हैं मार्केट को डिराइव करने वाले, ग्रीड एंड फियर। तो ग्रीड फियर पे चलता है, संवेदनाओं पे चलता है, तो इसलिए इसको सेंसिटिविटी इंडेक्स भी कहते हैं, यानी संवेदी सूचकांक भी कहते हैं। और निफ्टी भी एक सेंसिटिविटी इंडेक्स है, सेंसेक्स भी एक सेंसिटिविटी इंडेक्स है, तो इसीलिए इसको सेंसेक्स भी कहते हैं, संवेदी सूचकांक। तो ये स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी हिस्ट्री है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग देखिए, दलाल स्ट्रीट लिखा हुआ है यहाँ का, ये पिन कोड है यहाँ का 400023, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है। और फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम लोग ने भी बात करी कि 1875 में इसको बनाया गया था। एशिया का और इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, वर्ल्ड के टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक आता है, और इसकी ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2018 में 2.2 ट्रिलियन थी, जो कि घटती बढ़ती रहती है। फिर उसके बाद मार्च 2019 में 2.1 ट्रिलियन हो गई थी, थोड़ा घट गया होगा मार्केट, और अभी हम लोग निकालेंगे तो ये काफ़ी बढ़ चुकी होगी, क्योंकि इस समय मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो अभी हम लोग चेक कर लेंगे गूगल पे कि इस समय आज की तारीख में क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इसमें लगभग 5000 के आसपास कंपनियां लिस्टेड हैं, और ये मुंबई में लोकेटेड है। और एग्जैक्टली इसको 9 जुलाई 1877 को बनाया गया था। और इसके कौन कौन से मेन इंडेक्स हैं, बीएससी सेंसेक्स जिसको कहते हैं, फिर एसएनपी बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, लार्ज कैप इंडेक्स, बीएससी 500, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। सेक्टोरियल इंडेक्स भी हैं, इंफ्रा के, फार्मा के, आईटी के, बहुत सारे और दूसरे इंडेक्स भी हैं। इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो हम लोग आज अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम लोग फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।